जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के भाग 21 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पिछली बार भाग 30 आया था तो इस बार 31 ना आकर 21A कहां से आ गया। आपको याद होगा भाग 21 जिसमें असेंबली बम केस में सेशन जज के फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके बाद हम दिल्ली से सीधे लाहौर चले गए थे, जहां लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई शुरू हो रही थी। एक और लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई हो रही थी तो उन्हीं दिनों लाहौर में ही हाई कोर्ट में एक दूसरे केस पर सुनवाई हो रही थी और यह था असेंबली बम केस में सेशन जज के फैसले के विरुद्ध भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की अपील। उस अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 1930 को। आज हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में असेंबली बम केस में सेशन जज के फैसले के विरुद्ध भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की अपील और उस पर हाई कोर्ट के फैसले की। आपको याद होगा सेशन कोर्ट में 6 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था, लेकिन सेशन जज ने रिकॉर्ड से उस बयान के कई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हटा दिया था। ये वो पार्ट्स थे जिसमें भगत सिंह ने बम फेंकने के राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डाला था। सेशन जज ने अपने फैसले में बम फेंकने के मोटिव को इग्नोर कर दिया था। हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपील सजा कम करवाने के लिए नहीं थी, बल्कि हाई कोर्ट को भारत की स्वतंत्रता के राजनीतिक ध्येय को आगे बढ़ाने का एक मंच बनाने के लिए थी। अपनी अपील में भगत सिंह लिखते हैं, सेशन जज की अदालत में हमने जो बयान दिया था वो हमारे उद्देश्य की व्याख्या करता है और उस रूप में हमारी नीयत की भी व्याख्या करता है। लेकिन सेशन जज महोदय ने कलम की एक ही नोक से यह कहकर कि आमतौर पर अपराध को व्यवहार में लाने वाली बात कानून के कार्य को प्रभावित नहीं करती और इस देश में कानूनी व्याख्याओं में कभी कभार ही उद्देश्य और नीयत की चर्चा होती है, हमारी सब कोशिशें बेकार कर दी। जब तक अभियुक्त की मनोभावना का पता ना लगाया जाए उसके असली उद्देश्य का पता ही नहीं चल सकता। यदि उद्देश्य को पूरी तरह भुला दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य को नजरों में न रखने पर संसार के बड़े बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आएंगे। सरकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी चोर जालसाज दिखाई देंगे और न्यायाधीशों पर भी कत्ल का अभियोग लगेगा। भगत सिंह आगे लिखते हैं, उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म प्रचारक झूठ का प्रचारक दिखाई देगा और हर एक पैगंबर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले और अनजान लोगों को गुमराह किया। यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो हजरत ईसा मसीह गड़बड़ कराने वाले, शांति भंग करने वाले और विद्रोह को प्रचार करने वाले दिखाई देंगे और कानून की नजरों में खतरनाक व्यक्ति माने जाएंगे। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे दिलों में उनके लिए बेहद आदर है। उनकी मूर्ति हमारे दिलों में आध्यात्मिकता का स्पंदन पैदा करती है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके प्रयत्नों का प्रेरक एक ऊंचे दर्जे का उद्देश्य था। भगत सिंह आगे कहते हैं, आटे में संख्या मिलाना जुर्म नहीं, बशर्ते कि इसका उद्देश्य चूहों को मारना हो। लेकिन यदि इससे किसी आदमी को मार दिया जाए, यह कत्ल का अपराध है। 8 अप्रैल 1929 को हमने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके। उसके धमाके से चंद लोगों को मामूली खरोंचें आई। मैं और साथी बटुकेश्वर दत्त खामोशी के साथ दर्शक गैलरी में बैठे रहे और हमने स्वयं अपने को प्रस्तुत किया कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। हत्या करने के प्रयत्न के अपराध में हमें सजा दी गई, लेकिन बमों से 4-5 लोगों को मामूली चोटें आईं और एक बेंच को मामूली नुकसान पहुंचा। जिन्होंने यह अपराध किया था उन्होंने बिना किसी किस्म के हस्तक्षेप के अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। सेशन जज ने स्वीकार किया कि यदि हम भागना चाहते तो भागने में सफल हो सकते थे। भगत सिंह कहते हैं, हमें सजा का भय नहीं है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। हमारे बयान के कुछ पैराग्राफ काट दिए गए हैं। यह वास्तविक स्थिति की दृष्टि से हानिकारक है। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के संबंध में हमने जो व्याख्या अपने बयान में दी थी उसे हटा दिया गया है।
हालांकि ये हमारे उद्देश्य का खास भाग है। भगत सिंह लिखते हैं, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। इनकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबतों का अंत करना है। आखिर में भगत सिंह कहते हैं, यदि हमें बमों की ताकत के संबंध में ज्ञान नहीं होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केलकर, श्री जयकर और श्री जिन्ना जैसे सम्मानित राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में क्यों बम फेंकते? हम नेताओं के जीवन किस तरह खतरे में डाल सकते थे? हम पागल तो नहीं हैं। और अगर पागल होते तो जेल में बंद करने की बजाय हमें पागल खाने में बंद किया जाता। जिन बेंचों पर लोग बैठे थे उन पर बम फेंकना कहीं आसान था, लेकिन खाली जगहों पर बम फेंकना निहायत मुश्किल काम था। अगर बम फेंकने वाले सही दिमागों के नहीं होते या वे असंतुलित होते तो बम खाली जगह की बजाय भरी बेंचों पर गिरते। इन हालात में हम सोचते हैं कि हमें ठीक तरह से नहीं समझा गया। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध में अनुचित राय ना दी जाए। सजा का प्रश्न हमारे लिए गौण है। दोस्तों, ये थे भगत सिंह द्वारा लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई अपील के कुछ अंश। कहीं भी लगता है कि वे सजा कम करवाना चाहते थे। उनकी भाषा शैली जिस प्रकार की थी उसमें इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि सजा कम होती। लेकिन जो विषय उन्होंने उस एप्लीकेशन में उठाए थे वे बहुत उच्च कोटि के थे और सदियों तक हमारी रहनुमाई करेंगे। जहां तक उनकी अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के निर्णय का प्रश्न है तो वही हुआ जिसकी आशा अंग्रेजों से की जा सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट में उस अपील को सुना था जस्टिस फोर्डे और जस्टिस एडिसन ने। हाई कोर्ट में भगत सिंह की ओर से कोई वकील नहीं खड़ा था। हां, बटुकेश्वर दत्त की ओर से खड़े थे आसफ अली। सरकार का पक्ष रख रहे थे सूरज नारायण। दोस्तों, हाई कोर्ट भगत सिंह के तर्कों से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि जस्टिस फोर्डे के लिखे फैसले में उल्लेख था कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि भगत सिंह एक गंभीर क्रांतिकारी है। हाई कोर्ट ने सेशन जज द्वारा सुनाए गए आजीवन कारावास के फैसले को बहाल रखा और अपील रद्द कर दी गई। परंतु भगत सिंह ने अपने आदर्श और उद्देश्य को हाई कोर्ट के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई देखेंगे लाहौर में, जहां बहुत कुछ अप्रत्याशित होने जा रहा है। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आज की पीढ़ी जान सके कि भगत सिंह एक निर्भीक क्रांतिकारी ही नहीं, एक महान विचारक और युगदृष्टा थे। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हाँ, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगले शनिवार शाम 5 बजे फिर भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत।